हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साइंस के एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आज आपको थोड़ा सा सेटअप अलग सा लग रहा होगा। एक्चुअली जैसे तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं ऐसे हमारे भी कॉलेज के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 2 दिन बाद मेरा भी एग्जाम है, 2 दिन बाद तुम्हारा भी एग्जाम है, दोनों मिलकर फोड़ेंगे, है ना। थोड़ी सी ब्लेसिंग मुझे भी चाहिए होगी आपकी, जैसे कि मैं आपको देता रहता हूँ वैसे ही। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे को पता है मैथ्स का एग्जाम कुछ बच्चों का थोड़ा सा लो गया है। टर्म 1 में भी मैंने चीज़ बोली थी, टर्म 2 में मैं वापस रिपीट पे बोलूंगा। फर्क नहीं पड़ता है कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, क्या आपने अपना 100% दिया था। ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपको रत्ती भर भी काम नहीं आने वाला है। जो आप यहाँ पे मेहनत करने वाले हो वो एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा लाइफ में। ये तो कुछ भी नहीं यार, छोटा सा पढ़ा हुआ है, हमेशा मैं बोलता हूँ। ये आपको काम नहीं आने वाला। यहाँ पे जो इक्वेशन सीख रहे हो वो ज़्यादा काम नहीं आएंगी, ज़्यादा वो काम आएगा जो आप यहाँ पे मेहनत करना सीख रहे हो, जो आप अपना 100% देना सीख रहे हो। आपने अपना 100% दिया है, बस बहुत है, इससे ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी। जैसा भी पेपर में जितने भी नंबर आएंगे कोई बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात है अपनी साइंस की। 2 चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करूंगा। सबसे पहला मैं बात करूंगा सिलेबस कंप्लीशन के बारे में। भाई काफ़ी बच्चों का, तुम सभी में से मैक्सिमम बच्चों का कंप्लीट हो चुका होगा सिलेबस। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ होगा। तो क्या क्या हमें प्रायोरिटी में रखनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है एनसीईआरटी। इससे बड़ी आप ये कह सकते हो गीता कहीं नहीं है, यही है जो पूरा सार है। तो सबसे पहली चीज हमें एनसीईआरटी कंठस्थ होनी चाहिए। एनसीईआरटी की जो भी थ्योरी है, आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप नोट्स ले सकते हो। मैंने यार बेहतरीन नोट्स दे रखे हैं आपको। लाखों बच्चों ने पिछले साल यूज करे हैं, लाखों बच्चे इस साल भी यूज कर रहे हैं, उनके बेहतरीन नंबर आए हैं, आपके भी नंबर आ जाएंगे। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप फ्री में डाउनलोड करके आराम से अपना उनको पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, वो आपने पढ़ लिए। तो पहला काम आपका हो गया कि आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, आपको एनसीईआरटी समझ में आ चुकी है। अब एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने का टाइम आ गया है। तो आपने क्या करा, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके एग्जांपल और बैक एक्सरसाइज कर ली। इससे क्या हो गया कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आ गई। अब जब आपको थ्योरी अच्छे से आ गई है तो आपका क्या आता है कि भाई वहाँ पे थोड़े से घुमा के कोई क्वेश्चन ना आ जाए। अगर घुमा के क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए आपको तीसरा काम करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपने क्या करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने फिर यार फ्री में दे रखे हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने क्या करा, बैठ के सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लिए, उसको आपने कर लिया। तो एनसीईआरटी आपको कंठस्थ हो चुकी है, एनसीईआरटी आपने कर ली। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो गए। अब इसके बाद तीसरा काम होगा, आपने 1-2 सैंपल पेपर कर लिए। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा हमें एक चैप्टर का सार हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना, ये मोर देन सफिशिएंट है। रट लेना अच्छे से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन के ऊपर कि भाई हमने पढ़ तो लिया है, हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, पर अगर हम वहाँ पे जाके लिख नहीं पाए तो फिर क्या ही फ़ायदा है उसका। देखो, आपने बहुत सारे एग्जाम दे ही दिए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं प्रेजेंटेशन में कुछ नई चीज़ें बता दूंगा। कुछ कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो और एग्जाम में नहीं होंगी, साइंस में होंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, अभी यहाँ पे नीचे ना कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, मेरे को देख रहे हैं वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी आपकी वो होगी प्रेजेंटेशन में कि देखो भाई, आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। मैं आपको साइड में यहाँ पे लिख के बता भी देता हूँ कि मान लो आप डायग्राम बनाओगे। तो आपने डायग्राम बनाया तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम की जो हेडिंग होती है वो उसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे मत करना। आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम की हेडिंग जो होनी चाहिए वो डायग्राम के ऊपर होनी चाहिए। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न है, वो बहुत बड़ा रीज़न है, तो उसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको। बस ये समझ लो कि डायग्राम की हेडिंग जो होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए। आपने यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने आंसर शुरू करा, मान लो ये आपकी आंसर शीट है इतनी, यहाँ पे आपने आंसर नंबर मान लो 4 लिखा, फिर आपने डायग्राम की हेडिंग लिखी, फिर ये डायग्राम हो गया। फिर इसको अच्छे से आपने मेंशन कर दिया सारे एरोज वगैरह बना के कि ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है, फिर ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है, फिर ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है। ये हो गया आपके डायग्राम की बात। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, डायग्राम में ना, जैसे मान लो आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का ही डायग्राम है, तो इलेक्ट्रिसिटी के डायग्राम में आपका रियोस्टेट आ गया, रजिस्टर आ गया, अमीटर आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देना। कहीं पे रियोस्टेट है तो आपने रियोस्टेट लिख दिया, कहीं पे एमीटर है तो आपने अमीटर लिख दिया। बच्चे इसको लिखते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार टीचर को तो पता ही होगा। ऐसा नहीं होता। टीचर एक 5वीं क्लास का बच्चा है, ये मान लेना है हमें। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ मेंशन वहाँ पे ज़रूर करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया डायग्राम से रिलेटेड बात। अब आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, तीसरा पॉइंट, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वाले न्यूमेरिकल्स वाले, उनमें ब्रैकेट में फॉर्मूला जो भी यूज़ कर रहा है वो ज़रूर लिखना। ये मैंने मैथ्स में भी बताया था, ये मैं साइंस में भी बोल रहा हूँ। जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसको मेंशन ज़रूर करना। कई बार क्या होता है कि मान लो आंसर नहीं भी सही आया तो फॉर्मूले के भी आधे एक नंबर मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला तो हमें ज़रूर करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे अगर मैं बात करूँ, मैंने टॉपर्स की आंसर शीट देखी थी, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि यार जो
टीचर जब चेक कर रहा है ना, तो वो टिक जहां पे लगाता है वो वहां पे लगाता है जहां पे बच्चे ने कुछ अंडरलाइन कर रखा है। क्या मेरी बात समझ में आई? अंडरलाइन करना साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आंसर लिख दिया पूरे पैराग्राफ में, उसमें जो भी आपको लिखता है कि मेन ये चीज है, वहां पे अंडरलाइन जरूर कर देना। चाहे आप बॉल पेन से, अपने जो ब्लू वाला पेन है उससे कर दो, या पेंसिल से कर दो, ठीक है। स्केच पेन वगैरह, ये हाइलाइटर वगैरह नहीं ले जाना, सिंपल अपने पेन से अंडरलाइन कर दिया। तो टीचर क्या करेगा, पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, वो सीधा जाएगा अंडरलाइन वाले पार्ट पे टिक करके भाग जाएगा। भाग जाएगा मतलब कि टिक करके आंसर के नंबर दे देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें अंडरलाइन जरूर करना है। यहाँ पे तो गांठ मान लो, आप अपने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साथ साथ में अंडरलाइन जरूर करते रहना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन में अगला पॉइंट ये है कि जो डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं वापस इस पर आता हूँ कि मान लो आपकी ये आंसर शीट है, ठीक है, आंसर शीट है, यहाँ पे 2 मार्जिन आपकी बनी हुई है, यहाँ पे मान लो आपने लिखा आंसर नंबर 5, इस तरह से लिख दिया। अब आपका डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन आया, तो डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चन में क्या करते हो आप, यहाँ पे ऐसे एक बीच में लाइन खींचते हो, है ना, यहाँ पे पहला पार्ट, यहाँ पे दूसरे वाले का हेडिंग होती है। फिर मान लो यहाँ पे आपने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट लिख के आपने इसको लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे इसका फर्स्ट लिखा और यहाँ पे इतना लिख दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड होगा ना, वो यहाँ पे आपने इसका सेकंड शुरू करा, तो इसका सेकंड भी इसकी अलाइनमेंट में होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए। चाहे बीच में यहाँ पे कुछ लाइन छूट भी जाएं, ये बीच में मान लो ये स्पेस छूट गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो कि भाई हमने जो सेकंड है ना, सेकंड वाले पार्ट का, हमें लगा कि यार इतना जगह तो खाली है तो सेकंड इसका यहाँ शुरू कर दूँ, ऐसा ना हो। ये बीच में ऐसी अलाइनमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। जब हमारा सेकंड जो है वो जहाँ से यहाँ पे शुरू हुआ है, उसी अलाइनमेंट में यहाँ पे शुरू होना चाहिए। और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। मान लो आपका ऐसे ऐसे आंसर लिखा आपने, और यहाँ पे भी आपने ऐसे ऐसे आंसर लिखा और यहाँ तक पहुँच गया, तो जो थर्ड पॉइंट होगा वो इसका तो यहाँ से शुरू होगा, तो जो इसका थर्ड पॉइंट होगा वो भी यहाँ से शुरू होगा। बहुत बेसिक सी बात है यार, काफ़ी बच्चों को पता होती है, बट ये एक प्रेजेंटेशन में अच्छा पार्ट है, इसलिए मैंने बता दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चंस के लिए। ये हो गया आपका 5वां या चौथा जो भी पॉइंट है, ठीक है। इस बार बोर्ड नहीं है तो मैं इस पर लिख लिख के बताना पड़ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। मेरे भी एग्ज़ाम है तो मैं भी जल्दी जल्दी बता के आपको आगे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट, जो आपका आखिरी दिन होगा, ठीक है, आपका 10 तारीख को पेपर है, तो आपका 9 तारीख होगी आपके पास। तो 9 तारीख में आपके रात में जो भी आपके 2-3 घंटे 4 घंटे आपके पास बचे होंगे, उसमें 2 काम करना। पहला, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ की भी एक पीडीएफ पूरी अच्छे से बना रखी है, जिसमें आपको एक्टिविटीज़ अच्छे से समझा रखी हैं, वो आपकी पीडीएफ जो एक बार रीड मार लेना अच्छे से। इससे क्या होता है ना कि अगले दिन आपका पेपर है तो कुछ पॉइंट वहीं से उठ के आ गया तो आपको याद रहेगा। तो आपने क्या करा, वो एक्टिविटीज़ एक बार रीड मार ली, साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करे थे उसमें से इंपॉर्टेंट वाले जो आपने स्टार मार्क लगा रखे होंगे, वो सारे एक बार रीड मार लिए। क्या पता डायरेक्ट उठ के आ जाए, तो आपने जल्दी जल्दी वहाँ पे अगले दिन जाके सॉल्व कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई है। अगला जो आपका क्वेश्चन, आपका जो एक पॉइंट है वो ये है कि प्रेजेंटेशन आपको पता ही है कैसे करनी होती है। एक पॉइंट ये है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जिस सेक्शन से आपने शुरू करा है, मान लो आपने सेक्शन नंबर ए लिख दिया, तो सारे क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए के वहीं पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन नंबर ए लिख दिया, फिर बी भी कर दिया, फिर सी भी कर दिया, फिर एक सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन जो है वो लास्ट में कर रखा है और लिख रखा है कि फॉर दिस क्वेश्चन गो टू लास्ट पेज। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन ए हमने लिखा हेडिंग, सारे क्वेश्चन वहाँ पे होने चाहिए। कोई क्वेश्चन मान लो बीच में नहीं आता तो उसके लिए जगह छोड़ दी, एक पूरा पेज छोड़ दो, कोई बात नहीं, पर ऐसा ना हो कि वो वाला वहाँ सेक्शन ए का क्वेश्चन कहीं आखिरी में है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हमें। इसके पीछे रीज़न होता है कि भाई टीचर जो होता है वो ऐसा ना हो कि उसको ज़्यादा तुम परेशान कर दो और वो नंबर देने में आपको परेशानी कर दे, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। बाकी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे मेरे पास बताने के लिए, क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो ही चुका है अपने एग्ज़ाम देने का। अच्छे से करना एग्ज़ाम, ठीक है। जो आपने मैथ्स के जो भी दुख दर्द हैं उनको भूल के अब हमें अपना साइंस पे पूरा फोकस लगाना है। मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे को भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि भैया आपके भी अच्छे जाएँ। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। जाओ फोड़ो, ठीक है। हर बार की तरह एक लाइन वापस बोलूँगा कि लीजेंड वो होता है जो कम पढ़ के भी अच्छा फोड़ के आए। तुम सब लीजेंड हो। मैंने भी ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा एग्जाम में, मैं भी कम पढ़ के अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, चलो पढ़ लो, बाय।